नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म एंड गोज लॉ के बारे में। इससे पहले हमने गोज लॉ को कहां पर पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी पढ़ा था। तो उसी से जो रिलेशन थी हमारी गोज लॉ की, यहाँ पर हम उससे रिलेट करेंगे मैग्नेटिज्म को। तो अगर हम गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म देखें तो उसकी डेफिनेशन को अगर हम समझें तो वो क्या है, उससे पहले हम बार मैग्नेट को देख लेते हैं। बार मैग्नेट के अंदर हमें पता है दो तरह के पोल होते हैं। एक तो हमारा नॉर्थ पोल होता है, मान लीजिए आप इसको नॉर्थ पोल मान लें, इसको साउथ पोल मान लें। अब हमें पता है जो इसकी मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो किस तरह से होती हैं, इस तरह की लाइंस होती हैं, यानी कि वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ आती हैं। फिर साउथ से अगर मैग्नेट के अंदर की तरफ देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। और यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? क्लोज्ड लूप देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की लूप्स हम देखते हैं कि नॉर्थ से निकली, फिर ये साउथ पे गई, फिर नॉर्थ पर आई। इस तरह की क्लोज लूप देखने को मिलती हैं हमें। तो यही जो चीज है हमें समझनी है। अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक एरिया बना दूं, इस तरह से एक परपेंडिकुलर एरिया बना दूं इन लाइंस के लिए। अब देखिए जो एंटर कर रही हैं, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये कितनी लाइन है? 1 2 3 4। ये 4 लाइन यहाँ पर इस एरिया के अंदर एंटर कर रही हैं परपेंडिकुलरली, यानी कि आपने बिल्कुल 90 डिग्री पर बनाया है इन लाइंस के। अब अगर यहाँ पर देखें कितनी इसको लीव कर रही हैं, कितनी लाइंस लीव कर रही हैं? 1 2 3 4, यानी कि जितनी लाइंस इसके अंदर जा रही हैं उतनी ही उससे बाहर भी जा रही हैं, उतनी ही एंटर कर रही हैं, उतनी ही लीव कर रही हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, इसकी डेफिनेशन को समझें, ये फिगर तो आप समझ गए हैं। इसकी डेफिनेशन को समझें, गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो ये आप समझे कि जो जितनी लाइन एंटर कर रही थी और जितनी बाहर जा रही थी वो बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो जो अंदर जा रही है और जो बाहर जा रही हैं, यानी कि एक तो इन हो रही है, एक आउट हो रही है। तो मान लीजिए एक को अगर आप नेगेटिव मान लें, एक को अगर आप पॉजिटिव मान लें। यहाँ पर 4 अगर मान लीजिए पॉजिटिव का था तो 4 मान लीजिए नेगेटिव है। अगर आप इसको नेगेटिव मानते हैं और इसको मान लीजिए पॉजिटिव मानते हैं तो ये 4 पॉजिटिव का था। तो माइनस का 4 और प्लस का 4 टोटल क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो है एक क्लोज लूप बनाएंगे इस तरह से, जितनी एंटर करेंगी उतनी ही लीव करेंगी, तो ये क्लोज लूप बनेगी। तो इसीलिए जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो हमेशा 0 होगा। सिंपल सी बात। ये आप कह लीजिए कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी लीविंग एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इट। जितनी छोड़ेंगी सरफेस को उतनी ही एंटर कर रही होंगी। तो यही नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है कि किसी एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, इन कितनी कर रही हैं, आउट कितनी कर रही हैं। तो वो चीज है। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई क्लोज सरफेस है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या बनेगा। और यहां पर हम मान लेते हैं कि ये लाइंस जो है इसमें से एंटर कर रही हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, और ये लाइंस जो है इसको लीव कर रही हैं, बाहर जा रही हैं इससे। अब इसी के बीच में कोई हम एक स्मॉल जो सरफेस एरिया मान लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया मान लिया, इसको हम मान लेते हैं ds मान लेते हैं। अब इसका ये जो यूनिट वेक्टर है तो वो कहाँ की तरफ होगा? वो उसकी जो डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ होगी। जो एरिया वेक्टर है उसकी बात करें तो हमने देखा था कि आउटवर्ड होती है वो। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ये हैं, यूनिट वेक्टर यानी कि जो एरिया वेक्टर है वो बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है, अब इसके बीच में एंगल भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एंगल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा मान लेते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है इसके लिए तो वो क्या बनेगा? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हम इसको डेल फाई बी से डिनोट कर देते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? b डॉट ds के बराबर, इसके बराबर ये आ जाएगा हमारे पास। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बना? b डॉट ds, या आप इसको कह लें अगर डॉट को हटाएंगे b ds कोस थीटा। कोस थीटा हमने क्यों लिया? देखिए थीटा जब यहाँ पर 90 डिग्री होगा तभी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसका मतलब जब ये इस b के साथ बिल्कुल 90 डिग्री पर होगा तभी ये
यानी कि थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तभी तो मैक्सिमम होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइंस तभी तो उसमें एंटर करेंगी और ज्यादा से ज्यादा लाइन जो है उसको लीव करेंगी। जितनी एंटर कर रही हैं उतने ही लीव कर रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो बी डी एस कोस थीटा है ये हमारा 0 के बराबर है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, ये तो हमने एक स्मॉल सरफेस के लिए लिया है। अगर आप इसी तरह के बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स इसके अंदर मान लें क्लोज सरफेस के अंदर, तो यही रिलेशन जो है हमारी क्या हो जाएगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इस क्लोज सरफेस का, जो भी क्लोज सरफेस हमें दिया गया है, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमने बात की थी गोज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म के लिए, तो ये जो है हमारा हमेशा 0 होता है। हमने देखा 0 होता क्यों है, जितनी एंटर करती है उतनी लीव करती है, लाइंस क्लोज्ड लूप बनती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इस रिलेशन को देखें तो हमारे पास वो रिलेशन क्या आई थी, आपकी याद हो, वो आई थी ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही आई थी हमारे पास। और यहाँ पर ई डी एस कोस थीटा आप लिख सकते हैं अगर एरो को हटाते हैं, तो ये रिलेशन आई थी। यहाँ पर क्यू क्या था, क्यू था जो इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड था सरफेस के अंदर, जो क्यू था उसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये 0 आई है, तो कैसे रिलेट कर सकते हैं इसको, तो इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म के अंदर कोई भी जो अगर मैग्नेट को आप लेते हैं तो उसके हमेशा 2 पोल आपको मिलते ही मिलते हैं, नॉर्थ साउथ। इसको भी तोड़ देंगे, अगर आप स्मॉलर मैग्नेट भी लेंगे तब भी नॉर्थ साउथ पोल मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको डाइपोल मिलते ही मिलते हैं। जो मोनोपोल है यानी कि एक पोल की बात कर लें, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहां पर हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए अगर इसी रिलेशन को हम देखें कि हमने क्यू चार्ज की बात की, लेकिन अगर क्लोज सरफेस के अंदर हम 2 चार्ज की बात करें, प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी कि हम इसके अंदर अगर डाइपोल की ही बात करें, जैसे यहां पर हमने मैग्नेट के अंदर देखा कि 2 पोल होते हैं, उसके लिए ये 0 है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो टोटल जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं 0 है। इसके लिए ये 0 क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चार्ज की बात की गई थी। लेकिन अगर इसके अंदर हम डाइपोल की बात कर लेते हैं कि एक प्लस क्यू ले लें, एक माइनस क्यू ले लें, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज ले लें, तो नेट हमारे पास कितना होगा, मान लीजिए प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो अगर इनको ऐड करेंगे नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी 0 हो सकता है अगर हम अंदर इक्वल और अपोजिट चार्ज की बात करें, जिनकी इक्वल स्ट्रेंथ हो। जैसे यहाँ पर हमने नॉर्थ और साउथ पोल की बात की है, जिनकी इक्वल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अपोजिट उनकी वैल्यू हम लेते हैं। अगर हम मान लीजिए, चलिए ये रिलेशन 0 नहीं हम लिखना चाहते, इसको कुछ लिखना ही चाहते हैं इसी फॉर्म के अंदर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ओवर द क्लोज्ड सरफेस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा B डॉट डी एस इक्वल टू, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0 की बजाय अगर 0 नहीं लिखना चाहते, म्यू नोट m लिख दें प्लस म्यू नोट माइनस m लिख दें, क्योंकि प्लस m है और ये माइनस m है, तो ये 0 के बराबर होगा ही होगा। तो ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर m क्या है, ये हमारी स्ट्रेंथ है ईच पोल की। जैसे कि मान लीजिए m को आप मान रहे हैं नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ जो प्लस का है, माइनस m को मान रहे हैं साउथ पोल की स्ट्रेंथ यहाँ पर। और म्यू नोट क्या है, म्यू नोट है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो हमने ली है, जो स्पेस की हमने ये ली है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो ये इसलिए म्यू नोट को हमने यहाँ पर दिखाया है। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम सीधा अर्थ पर आए इसके, यानी कि जो भाव निकलता है इस डेफिनेशन का, वो यही निकलता है कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, वो हमेशा 0 के बराबर होगा। तो ये था हमारा मैग्नेटिज्म एंड गोज लॉ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।